रामलाल जी एक रिटायर्ड स्कूल हेडमास्टर थे। उनके 3 बेटे थे, अजय, विजय और संजय। तीनों ही ऊंचे पदों पर थे और बड़े शहरों में रहते थे। रामलाल जी ने अपनी पूरी जमा पूंजी बच्चों की पढ़ाई और उनके आलीशान घरों को बनाने में लगा दी थी। उन्हें लगा था कि बुढ़ापे में यही घर उनके सिर की छत बनेंगे। रामलाल जी को घुटनों की समस्या थी। एक दिन उन्होंने बड़े बेटे अजय से कहा, बेटा, डॉक्टर ने घुटने बदलने की सलाह दी है, चलने में बहुत तकलीफ होती है। अजय ने तुरंत पल्ला झाड़ते हुए कहा, बाबूजी, अभी तो बच्चों की स्कूल फीस और होम लोन की किस्तें भारी पड़ रही हैं। आप विजय से बात क्यों नहीं करते? वह पिछले महीने ही नई गाड़ी लाया है। जब विजय से बात की तो उसने जवाब दिया, बाबूजी, गाड़ी तो ऑफिस के काम के लिए ली है, अभी हाथ तंग है। छोटे भाई संजय के पास तो अभी कोई बड़ी जिम्मेदारी नहीं है, उसे कहिए। रामलाल जी समझ गए कि उनके बेटे उन्हें एक दूसरे पर टाल रहे हैं। वह कुछ दिन संजय के पास रहने गए। वहाँ उन्होंने देखा कि बहू और बेटा उन्हें एक बोझ की तरह देख रहे थे। यहाँ तक कि नाश्ते और चाय के लिए भी उन्हें घंटों इंतजार करना पड़ता। एक दिन उन्होंने सुना कि तीनों भाई फोन पर बहस कर रहे थे कि बाबूजी, अब किसके पास कितने महीने रहेंगे। किसी को भी उनकी सेहत की चिंता नहीं थी। सबको बस इस बात की फिक्र थी कि उनके हिस्से में बाबूजी का खर्च ना आ जाए। रामलाल जी ने रोने के बजाय मुस्कुराने का फैसला किया। उन्होंने गांव के अपने एक पुराने वकील दोस्त से मुलाकात की। कुछ दिन बाद उन्होंने तीनों बेटों को एक साथ गांव बुलाया। बेटों को लगा कि शायद बाबूजी अपनी वसीयत करने वाले हैं। रामलाल जी ने सबको बैठाया और बोले, देखो बच्चों, मैंने अपनी सारी उम्र तुम लोगों के लिए लगा दी। अब मेरे पास गांव की या पुश्तैनी हवेली और 5 एकड़ जमीन बची है। मैंने तय किया है कि जो बेटा मेरी और तुम्हारी माँ की सेवा सबसे अच्छी करेगा, यह हवेली और ज़मीन उसी की होगी। और हाँ, मैंने अपनी पेंशन का एक बड़ा हिस्सा एक केयर टेकर फंड में डाल दिया है। जैसे ही ज़मीन और हवेली का जिक्र आया, बेटों और बहुओं के सुर बदल गए। अजय कहने लगा, बाबूजी, शहर का प्रदूषण आपके लिए ठीक नहीं, आप हमारे साथ चलिए, वहाँ बड़े पार्क हैं। विजय बोला, नहीं बाबूजी, मेरे घर में लिफ्ट है, आपको सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी पड़ेंगी। बहू, जो पहले पानी भी नहीं पूछती थी, अब उनके लिए उनकी पसंद के पकवान बनाने लगी। रामलाल जी ने किसी के साथ शहर जाने से मना कर दिया। उन्होंने हवेली के एक हिस्से को बुजुर्ग सहायता केंद्र में बदल दिया, जहां गांव के अन्य अकेले बुजुर्ग आकर समय बिताते थे। उन्होंने अपनी पेंशन और जमीन के किराए से अपने घुटनों का ऑपरेशन खुद करवाया। जब बेटों ने फिर से हक जताया तो रामलाल जी ने शांति से कहा, बेटा, जब तक चाबी मेरे हाथ में थी तुम सब मुझे प्यार करते थे। जिस दिन मैंने चाबी तुम्हें सौंप दी, उस दिन मैं तुम्हारे लिए बेकार हो गया। अब यह चाबी मेरे पास ही रहेगी। तुम मेहमान बनकर आओ, मेरा आशीर्वाद लो, लेकिन मेरे स्वाभिमान पर हक मत जमाओ। रामलाल जी के इस कड़े सुर ने बेटों और बहुओं को सन्न कर दिया था। उन्हें उम्मीद नहीं थी
कि शांत स्वभाव के बाबूजी अचानक इतने सख्त और व्यवहारिक हो जाएंगे। हवेली में अब रौनक रहने लगी थी। रामलाल जी ने गांव के 2 बेरोजगार युवाओं को काम पर रखा था। एक उनकी देखभाल करता और दूसरा खेती बाड़ी और बुजुर्ग सहायता केंद्र का हिसाब किताब रखता। अब रामलाल जी को चाय या दवाई के लिए किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। शहर में बैठे तीनों भाइयों के बीच अब एक नई होड़ शुरू हो गई। उन्हें डर था कि अगर बाबूजी ने वाकई अपनी वसीयत किसी सामाजिक संस्था या गांव के केंद्र के नाम कर दी तो करोड़ों की संपत्ति हाथ से निकल जाएगी। बड़ा बेटा अजय अपनी पत्नी से बोला, हमें बाबूजी को यह यकीन दिलाना होगा कि हम बदल गए हैं, वरना वह जमीन हाथ से गई समझो। अगले दिन हफ्ते तीनों बेटे सपरिवार गांव पहुँचे। इस बार वे मेहमान की तरह नहीं बल्कि सेवादारों की तरह आए थे। विजय सुबह सुबह बाबूजी के पैर दबाने पहुंच जाता। संजय की पत्नी, जो पहले रसोई में कदम नहीं रखती थी, अब रामलाल जी के लिए परहेज का खाना खुद बनाने लगी। बच्चे दादाजी के पास बैठकर कहानियां सुनने लगे। रामलाल जी सब देख रहे थे। वह जानते थे कि यह सेवा निस्वार्थ नहीं है, बल्कि जमीन के टुकड़ों की खुशबू से खींची चली आई है। लेकिन उन्होंने एक चतुर शिक्षक की तरह इस स्थिति का फायदा उठाया। एक शाम बरामदे में चाय पीते हुए रामलाल जी ने घोषणा की, मुझे खुशी है कि तुम सबको अपनी जड़ों की याद आई, लेकिन मैंने एक फैसला लिया है। यह हवेली और ज़मीन अब उसी को मिलेगी जो अगले 2 साल तक हर महीने 15 दिन यहाँ गांव में आकर रहेगा और इस बुजुर्ग केंद्र के संचालन में मेरा हाथ बटाएगा। मुझे पैसे नहीं, तुम्हारा समय चाहिए। बेटों के चेहरे उतर गए। शहर की आलीशान नौकरी और पार्टियों को छोड़कर गांव में रहना उनके लिए सजा जैसा था। लेकिन करोड़ों की जायदाद का लालच भी कम न था। 6 महीने बीतते बीतते बेटों का धैर्य जवाब देने लगा। आपसी झगड़े शुरू हो गए कि इस महीने गांव कौन जाएगा। एक दिन संजय चिल्ला उठा, बाबूजी, यह क्या मजाक है? हम यहाँ अपनी नौकरियाँ छोड़कर मिट्टी नहीं खोद सकते। आप बस वसीयत हमारे नाम कीजिए, हम शहर में आपका ध्यान रखेंगे। रामलाल जी मुस्कुराए और बोले, बेटा, मिट्टी तो तुम्हें तभी खोदनी पड़ेगी जब मैं मर जाऊंगा। अभी तो मैं जीवित हूँ और अपनी आँखों से देख रहा हूँ कि तुम्हें मुझसे प्यार नहीं, मेरी मालिकियत से प्यार है। रामलाल जी ने अंततः एक कानूनी दस्तावेज बनवाया। उन्होंने वसीयत में लिखा कि हवेली और ज़मीन का एक हिस्सा रामलाल वृद्धाश्रम के नाम रहेगा। शेष हिस्सा तीनों बेटों को तभी मिलेगा जब वे अपनी माँ के नाम पर हर साल गांव के स्कूल में 5 गरीब बच्चियों की पढ़ाई का खर्चा उठाएंगे। यदि उन्होंने सेवा में कोताही की तो पूरी संपत्ति ट्रस्ट की हो जाएगी। अब बेटों के पास कोई रास्ता नहीं था। उन्हें समझ आ गया था कि बाबूजी को अब बुद्धू नहीं बनाया जा सकता। धीरे धीरे दिखावे की सेवा ही सही, पर बेटों का गांव आना जाना लगा रहा।
रामलाल जी ने अपनी चतुर रणनीति से न केवल अपना बुढ़ापा सुरक्षित किया बल्कि अपने बेटों को समाज सेवा के रास्ते पर भी डाल दिया। रामलाल जी के इस कानूनी दांव ने बेटों को एक ऐसे चक्रव्यूह में फंसा दिया था जहां से निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं था। अब कहानी अपने उस पड़ाव पर पहुंचती है जहां लालच पछतावे में बदलने लगता है। रामलाल जी की शर्त के मुताबिक अब बेटों को हर महीने गांव के चक्कर काटना ही पड़ता था। शुरू में तो तीनों भाई इसे एक बोझ की तरह लेते थे। वे गांव आते, चुपचाप अपना समय काटते और किसी तरह 15 दिन पूरे कर शहर भाग जाते। लेकिन रामलाल जी बड़े मंझे हुए खिलाड़ी थे। उन्होंने केंद्र के काम काज की पूरी जिम्मेदारी उन पर डाल दी। एक दिन बड़े बेटे अजय को केंद्र के एक बुजुर्ग शिवचरण काका को अस्पताल ले जाना पड़ा। शिवचरण काका का कोई नहीं था। रास्ते भर वे अजय का हाथ थामे रहे और बोले, बेटा खुश नसीब है रामलाल जो उसे तेरे जैसा बेटा मिला। हमारे नसीब में तो अपनों का कंधा भी नहीं। अजय को पहली बार अंदर तक झकझोर महसूस हुई। उसे याद आया कि कैसे उसने कुछ समय पहले अपने ही पिता को घुटनों के ऑपरेशन के लिए टाल दिया था। उधर मंझले बेटे विजय की पत्नी, जो हमेशा पैसों और गहनों की बात करती थी, उसने देखा कि गांव की महिलाएं रामलाल जी को कितना सम्मान देती हैं। एक दिन गांव की एक गरीब महिला ने रामलाल जी के पैर छुए और कहा, बाबूजी, आपकी वजह से मेरी बेटी की पढ़ाई नहीं रुकी। आप हमारे लिए भगवान हैं। यह देखकर बहू को अपनी शहर की किटी पार्टियों और दिखावे की जिंदगी खोखली लगने लगी। उसे समझ आया कि असली दौलत वह नहीं जो बैंक में है, बल्कि वह है जो दुआओं में है। सर्दियों की एक रात थी। तीनों भाई और बहुएं आग जलाकर आंगन में बैठे थे। रामलाल जी अंदर सो रहे थे। अचानक सन्नाटे को तोड़ते हुए छोटा बेटा संजय बोला, भैया, हम यहाँ जायदाद के लालच में आए थे, लेकिन यहाँ आकर मुझे एहसास हो रहा है कि हम कितने गिर गए थे। बाबूजी ने हमें यहाँ बुलाकर हमें ज़मीन नहीं दी, बल्कि हमें हमारी खोई हुई इंसानियत वापस दे दी। अजय की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, सच कह रहे हो संजय, अगर बाबूजी यह शर्त ना रखते तो हम शायद उनके मरने का इंतजार कर रहे होते। अजय, जब मैं शिवचरण काका की मदद करता हूँ तो मुझे जो सुकून मिलता है वह शहर की लाखों की सैलरी में भी नहीं था। अगली सुबह तीनों बेटे रामलाल जी के कमरे में गए। इस बार उनके हाथों में कोई शिकायत नहीं थी। अजय ने बाबूजी के पैर छुए और बोला, बाबूजी, हमें आपकी ज़मीन और हवेली नहीं चाहिए। आपने जो ट्रस्ट बनाया है उसे आप अपनी मर्जी से चलाइए। हम वसीयत के कागज़ों से अपना नाम वापस लेना चाहते हैं। हम बस इतना चाहते हैं कि जब भी हमें सुकून की ज़रूरत है हम इस घर में आ सकें और आपकी सेवा कर सकें। हम अपनी नौकरी के साथ साथ इस केंद्र के लिए हर महीने अपनी तरफ से भी पैसे भेजेंगे। रामलाल जी की आंखों में चमक आ गई।
उन्होंने समझ लिया कि उनकी टेढ़ी उंगली से घी निकलने के तरीके ने बेटों के पत्थर दिलों को पिघला दिया है। रामलाल जी ने मुस्कुराते हुए बेटों को गले लगा लिया। उन्होंने वसीयत तो नहीं बदली, लेकिन अब वह वसीयत लालच की जंजीर नहीं बल्कि परिवार के प्यार का धागा बन गई थी। अब गांव की उस हवेली में सिर्फ बुजुर्ग ही नहीं रहते थे, बल्कि शहर से आने वाले पोते पोतियों की किलकारियां भी गूंजती थी। रामलाल जी ने दुनिया को सिखा दिया कि बुढ़ापा तब तक अभिशाप है जब तक आप लाचार हैं। जिस दिन आप अपने अधिकारों और बुद्धि का प्रयोग करना सीख जाते हैं, वही बुढ़ापा आशीर्वाद बन जाता है। रामलाल जी और उनके बेटों के बीच का रामलाल जी ने देखा कि उनके बेटों के अंदर आए इस बदलाव ने पूरे गांव के युवाओं पर गहरा असर डाला है। अब गांव के वह बुजुर्ग जिन्हें उनके बच्चे शहर ले जाकर एक कमरे में बंद कर देते थे या घर में उपेक्षित रखते थे, रामलाल जी के पास सलाह लेने आने लगे। रामलाल जी ने अपने तीनों बेटों के साथ मिलकर हवेली के पास वाली खाली जमीन पर एक कौशल विकास केंद्र शुरू किया। अजय ने अपनी कंपनी के माध्यम से गांव के युवाओं को तकनीक की शिक्षा दिलवाई। विजय ने अपनी मार्केटिंग की समझ से गांव की महिलाओं द्वारा बनाए गए अचार और हस्तशिल्प को शहरों तक पहुंचाया। संजय जो रेलवे में था, उसने गांव के बुनियादी ढांचे को सुधारने में मदद की। एक दिन रामलाल जी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। उन्हें शहर के बड़े अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह वह घड़ी थी जब उनके बेटों के धैर्य और प्रेम की असली परीक्षा होनी थी। डॉक्टर ने कहा, ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन रिकवरी के लिए इन्हें कम से कम 3 महीने 24 घंटे देखभाल की जरूरत होगी। अजय, विजय और संजय के बीच फिर से चर्चा हुई, लेकिन इस बार बहस इस बात पर नहीं थी कि कौन रखेगा, बल्कि इस बात पर थी कि पहले सेवा का मौका किसे मिलेगा। तीनों भाइयों ने बारी बारी से बिना किसी शिकायत के अस्पताल और फिर घर पर अपने पिता की सेवा की। बहुएं जो कभी चाय देने में कतराती थी, अब रामलाल जी की पसंद के दलिए और सूप का खास ख्याल रखती थी। जब रामलाल जी पूरी तरह स्वस्थ होकर गांव लौटे तो उन्होंने गांव की पंचायत बुलाई। उन्होंने अपने बेटों और पूरे गांव के सामने अपनी वसीयत का आखिरी पन्ना पढ़ा। उन्होंने लिखा था, मेरे बच्चों, मैंने तुम्हें जायदाद का लालच इसलिए दिया क्योंकि मैं तुम्हें हारते हुए नहीं देखना चाहता था। असली वसीयत जमीन या हवेली नहीं है। असली वसीयत वह संस्कार है जो आज तुम अपने बच्चों को दे रहे हो। आज जब तुम मेरी सेवा करते हो तो तुम्हारे बच्चे तुम्हें देख रहे हैं। कल तुम्हें किसी वसीयत की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारे बच्चे वही करेंगे जो आज तुम मेरे साथ कर रहे हो। रामलाल जी ने घोषणा की कि हवेली अब एक साझा विरासत है। उसका एक हिस्सा हमेशा परिवार के लिए रहेगा और दूसरा हिस्सा समाज के लिए। आज रामलाल जी 85 वर्ष के हैं। वे लाठी लेकर नहीं बल्कि गौरव के साथ चलते हैं। उनके घर के बाहर अब वह बिस्कुट देने वाला लड़का या पड़ोसी सहानुभूति नहीं दिखाते, बल्कि लोग उनसे प्रेरणा लेने आते हैं।
रामलाल जी के पोते पोतियां जो पहले गांव आने के नाम से कतराते थे, अब अपनी गर्मियों की छुट्टियां वहीं बिताने की जिद करते। अजय का बेटा आरव, जो शहर के बड़े प्राइवेट स्कूल में पढ़ता था, उसने देखा कि उसके दादाजी ने किस तरह तकनीक और परंपरा का मेल किया है। आरव ने अपने दादाजी से कहा, दादाजी, आप जो यह बुजुर्ग केंद्र चलाते हैं, क्यों ना हम इसे ऑनलाइन ले जाएं? शहर के बहुत से ऐसे बुजुर्ग हैं जिनके बच्चे विदेश में हैं और वे अकेले हैं। उन्हें भी आपके जैसा मार्गदर्शक चाहिए। रामलाल जी की आंखों में चमक आ गई। उन्होंने महसूस किया कि उनका बोया हुआ स्वाभिमान का बीज अब एक विशाल वटवृक्ष बन चुका है। एक दिन गांव में एक बड़ा समारोह हुआ। रामलाल जी को उनके सामाजिक कार्यों के लिए जिला कलेक्टर द्वारा सम्मानित किया जाना था। उस मंच पर जब रामलाल जी को बुलाया गया तो उन्होंने खुद जाने के बजाय अपने तीनों बेटों और बहुओं को मंच पर बुलाया। उन्होंने माइक पर कहा, एक समय था जब मुझे लगा था कि मैं अकेला हूँ। मुझे लगा था कि मुझे अपने ही बच्चों को लालच देना पड़ेगा, लेकिन आज मैं गर्व से कहता हूँ कि मेरे बेटों ने मुझे वह लौटाया है जो पैसे से नहीं खरीदा जा सकता, मेरा गौरव। आज यह सम्मान मेरा नहीं, उस बदलाव का है जो हम सबके भीतर आया है। अजय, विजय और संजय की आंखों में शर्म के आंसू थे, लेकिन उनके सिर गर्व से ऊंचे थे। उन्हें समझ आ गया था कि बाबूजी की सबसे बड़ी संपत्ति वह जमीन नहीं थी, बल्कि वह दृष्टिकोण था जिसने उनके उजड़ते हुए रिश्तों को फिर से हरा भरा कर दिया। समय का पहिया चलता रहा। कुछ वर्षों बाद एक शांत सुबह रामलाल जी ने नींद में ही अपनी अंतिम सांस ली। पूरे गांव में शोक की लहर दौड़ गई, लेकिन इस बार उनके बेटों के बीच कोई झगड़ा नहीं था। अंतिम संस्कार के बाद जब वसीयत का अंतिम लिफाफा खोला गया तो उसमें लिखा था, मेरे प्यारों, जिस हवेली के लिए तुम कभी लड़े थे वह आज गांव की अमानत है, लेकिन मेरी असली वसीयत मेरे कमरे की उस छोटी सी तिजोरी में है जिसकी चाबी हमेशा मेरे गले में रहती थी। जब बेटों ने कांपते हाथों से वह तिजोरी खोली तो उसमें कोई सोना चांदी या जमीन के कागज नहीं थे। उसमें 3 छोटी चाबियां थीं और एक पत्र। ये चाबियां तुम्हारे बचपन के उन गुल्लक की हैं जिन्हें मैंने संभाल कर रखा था। इनमें पैसे कम हैं, लेकिन इनमें तुम्हारी वह मासूमियत बंद है जब तुम मुझसे बिना किसी शर्त के प्यार करते थे। मेरी असली वसीयत यही है, अपनी उस मासूमियत और आपसी प्यार को कभी मरने मत देना। आज भी वह हवेली रामलाल सदन के नाम से जानी जाती है। रामलाल जी के जाने के बाद उनकी विरासत ने एक ऐसे वट वृक्ष का रूप ले लिया जिसकी छाया अब पूरे जिले में फैल चुकी थी। कहानी का यह अंतिम चरण हमें सिखाता है कि एक इंसान के सही फैसले कैसे पीढ़ियों का भविष्य बदल देते हैं। रामलाल जी की बरसी पर उनके तीनों बेटों ने एक अनोखा निर्णय लिया। उन्होंने शहर की अपनी सुख सुविधाओं को पूरी तरह नहीं त्यागा, लेकिन
उन्होंने सप्ताहांत गांव की ओर नाम की एक मुहिम शुरू की। हर शनिवार और रविवार अजय, विजय और संजय अपने परिवारों के साथ गांव आते। अब वे वहां जमीन के वारिस बनकर नहीं बल्कि समाज के सेवक बनकर आते थे। अजय ने गांव के युवाओं के लिए एक डिजिटल लाइब्रेरी खोल दी। विजय ने किसानों को उनकी फसलों का सही दाम दिलाने के लिए एक कोऑपरेटिव बनाया। संजय ने हर महीने एक बड़ा स्वास्थ्य शिविर लगाना शुरू किया ताकि किसी और बुजुर्ग को अपनी आंखों के ऑपरेशन या घुटनों के दर्द के लिए गोमती जी की तरह तरसना न पड़े। कहानी का सबसे प्रभावशाली हिस्सा तब आया जब रामलाल जी का पोता आरव अपनी पढ़ाई पूरी करके विदेश जाने वाला था। उसे बहुत बड़ी कंपनी से करोड़ों का ऑफर मिला था। सबको लगा कि आरव शहर और विदेश की चकाचौंध में खो जाएगा, लेकिन आरव ने सबको चौंकाते हुए वह ऑफर ठुकरा दिया। उसने अपने पिता अजय से कहा, पापा, दादाजी ने सिखाया था कि ऊंचाई पर पहुंचने का मज़ा तभी है जब आपकी जड़ें मजबूत हों। मैं विदेश नहीं जाऊंगा। मैं गांव में रहकर दादाजी के उस बुजुर्ग सहायता केंद्र को एक आधुनिक वृद्धाश्रम और अनाथालय का मिला जुला रूप दूंगा, जहां बुजुर्गों को बच्चों का साथ मिले और अनाथ बच्चों को दादाजी का संस्कार। गांव के उसी बुजुर्ग सहायता केंद्र में एक दिन एक नई महिला आई। वह कोई और नहीं बल्कि गोमती जी की तरह ही एक दुखी माँ थी, लेकिन इस बार उसे रोना नहीं पड़ा। जैसे ही वह केंद्र में दाखिल हुई, रामलाल जी की तस्वीर के नीचे लिखे शब्दों ने उसका स्वागत किया। यह घर तुम्हारा है, यहाँ तुम आश्रित नहीं, इस घर के नींव हो। रामलाल जी के बेटों ने उस महिला का स्वागत ठीक वैसे ही किया जैसे वे अपने माता पिता का करते। उन्होंने समझ लिया था कि दुनिया के हर बुजुर्ग में उनके अपने बाबूजी की छवि बसी है। तो दोस्तों, मेरी कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी ही कहानियाँ सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एवं बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलना, ताकि मेरी नई नई कहानियाँ आप तक पहले ही पहुँचती रहें।